1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषदों में सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बजट के संबंध में प्रस्ताव, अपनी राय देने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब अब विधायिका के लोग अपनी सलाह भी दे सकते थे। इस अधिनियम का सबसे अहम प्रावधान यह था कि पहली बार वाइसराय के परिषद कार्यपालिका में किसी भारतीय को शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया। एक महत्वपूर्ण प्रावधान था क्योंकि इससे पहले 1861 के अधिनियम द्वारा विधायिका में भारतीयों को शामिल करने का निर्णय लिया गया था। सॉरी, इसको मैं सुधार दूं, शायद मैंने 1892 कह दिया होगा, इसको 1909 कर दीजिएगा क्योंकि फ्लो में भूल जाते कई बार। तो 1909 में पहली बार कार्यपालिका में भारतीय को शामिल किया गया और भारतीयों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके अलावा इंग्लैंड स्थित भारत सचिव की परिषद में भी 2 भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। 2 भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार 1919 के अधिनियम द्वारा विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका में भी भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। पहली बार भारतीयों की शुरुआत हुई कार्यपालिका में भी और विधायिका में भी। हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों ही जगह पर भारतीयों को जगह दिया गया। 1909 कहिएगा। इस अधिनियम के माध्यम से विधायिका के सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए, जैसे कि वो न्यायालय में चल रहे किसी मामले पर सदन में बहस या विचार नहीं कर सकते। अब जरा ध्यान से सुनना लालो। अब यहां पर न्यायपालिका और विधायिका को अलग अलग किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि अगर न्यायालय में कोई भी मामला चल रहा होगा तो उसे आप सदन में बहस करेंगे नहीं जब तक कि न्यायालय अपना निर्णय नहीं ले ले। और यही कारण है कि आज भी हमारे न्यायालय में जो मामला लंबित होता है, संसद में मंत्री कहता है कि मामला न्यायालय में है और जब तक वहां से कोई परिणाम नहीं आ सकता है हम कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। 1909 की देन है ये। वर्तमान में भारत की न्यायिक व्यवस्था में प्रावधान लागू है कि न्यायालय में लंबित किसी विषय पर संसद में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। इस अधिनियम की सबसे अहम बात थी सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत। सांप्रदायिक निर्वाचन से तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र के लिए मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव में खड़ा होगा तथा उसे सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही मत देगा। मुस्लिम मतदाता ही मत देगा। किंतु इस निर्वाचन की व्यवस्था के 2 बड़े दोष थे। इस व्यवस्था में सिर्फ मुसलमानों के लिए लागू की गई थी, ईसाई या अलग धर्म नहीं थे इसमें अभी। और इस व्यवस्था को अपनाने का मकसद था फूट डालो राज करो नीति को लागू करना। किंतु इस व्यवस्था ने आगे चलकर भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ी सीख प्राप्त की, बिना किसी भेदभाव के सभी को मत देने का अधिकार प्रदान करना। क्योंकि इसके बाद हमने कई कटु अनुभव किए। मैं आप लोगों के साथ एक और अनुभव शेयर करना चाहूंगा, जरा इसे ध्यान से सुनिएगा लालो। एक और अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। 1919 की जब बात थी, भारत का असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था। मुझे इतिहास में एक बात याद आती है। 1919 में गांधी जी ने कहा कि भाई, गांधी जी भी यंग थे, कांग्रेस में आए हुए नए नए लीडर थे जिन्हें आए हुए अभी 4-5 साल हुए हैं। और गांधी जी कहते हैं कि हमें एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन, मतलब यंग से लड़के जैसे आप फील करिए कि वर्तमान में राहुल गांधी जैसे आप समझ सकते हैं। तो वैसे गांधी जी उस जमाने में जब कांग्रेस में आए तो बिल्कुल यंग थे, अभी उनका उतना कोई वर्चस्व कांग्रेस पर नहीं था। तो गांधी जी कह रहे थे कि तुर्की में जो ब्रिटिशर्स ने किया है उससे मुस्लिम उनके खिलाफ हो गए हैं, तो हम मुस्लिम और हिंदू मिलकर खिलाफत, खलीफा याद करिए, तो खिलाफत के आधार पर, खलीफा के आधार पर हम हिंदू मुस्लिम को एक करके एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला सकते हैं। लेकिन उस समय एक बहुत ही प्रबल और बहुत ही बड़े नेता, गांधी जी से बहुत बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक, इनका कांग्रेस में वर्चस्व बहुत ज्यादा था।
बाल गंगाधर तिलक इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे 10 वर्ष का अनुभव देखो, तिलक साहब को यहां अपना अनुभव याद आ रहा है। देखो, एक बुजुर्ग सा आदमी जिन्होंने 1905 को देखा है, जिन्होंने 1909 देखा कि जब ब्रिटिश हुकूमत ने सांप्रदायिक मतदान लाया तो उसके कारण जिन जिन जगह सांप्रदायिक मतदान लाया था वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। तिलक साहब को अपने अनुभव पता थे, उन्हें पता था कि अगर आप धर्म के आधार पर लोगों को जोड़ेंगे और धर्म के आधार पर एक पहचान बनाएंगे तो धर्म के आधार पर जल्दी टूट भी सकता है। तो जब सम्मेलन हुआ कांग्रेस का तो तिलक साहब ने पुरजोर विरोध किया था। और शायद आप लोगों को एक बात अच्छी लगे या बुरी, गांधी जी परिस्थितियों को समझ लेते थे। उन्होंने इंतजार किया, तिलक साहब की मृत्यु हुई और तिलक साहब की मृत्यु के बाद अब कांग्रेस में एक बड़े नेता की कमी थी। गांधी जी ने जिस बात के वो घोर विरोधी थे तिलक साहब, गांधी जी ने उसी बात की शुरुआत की। गांधी जी ने कहा, तिलक साहब को यदि हमें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो अब हमें एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाना चाहिए। मतलब जिसके खिलाफ तिलक साहब थे वही, उन्हीं के नाम पर आंदोलन की शुरुआत की थी गांधी जी ने। निश्चित ही वो अपने आप में एक सफल आंदोलन था। लेकिन तिलक साहब का कद अलग था। भले आज आपका इतिहास, आप इतिहास के पन्नों को आज जब पलटते हैं, बचपन से आपको पढ़ाया जाता है, गांधी जी बुजुर्ग अवस्था में ही दिखाए जाते हैं, तो हमारे मन में एक छवि सी बन जाती है कि गांधी जी कभी युवा भी रहे होंगे। और इसीलिए हम कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं सीनियर जूनियर का। कई लोगों को आज पहली बार ही पता चला होगा कि तिलक बहुत सीनियर थे। मतलब सीनियर नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि सुपर सीनियर थे। तो स्थितियां कभी कभी ऐसी भी होती है कि लोग परिस्थितियों का लाभ कई अलग तरीके से लेते हैं। तो बिना किसी भेदभाव के सभी को मत देने का अधिकार जो हमारे संविधान में डाला गया वो यहां से ही दिया सीखा हमने। क्योंकि 1909 में जब ये सांप्रदायिकता के आधार पर सारी बातें कर रहे थे, हमने देखा कि भारत को चला पाना बड़ा कठिन था। भारत को चला पाना, एकजुट रख पाना कठिन था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग या वंश के आधार पर किसी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से हम वंचित नहीं करेंगे, वंचित नहीं करेंगे, वंचित नहीं करेंगे। अगर हम एक सिंपल सी बात करें तो ये बात तो स्पष्ट हो गई थी, ये बात तो स्पष्ट हो गई थी कि अब हमें सांप्रदायिक चीजों को आधार नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके परिणाम हम लोगों ने देखे थे बहुत सारे भयानक रूप में। 1909 का जो अधिनियम है लालो, 1909 का जो अधिनियम है वो स्पष्ट कर देता है कि सांप्रदायिकता का जो बीज बोया गया था वो कहीं ना कहीं अंग्रेज जानते थे कि वो हमारे लिए खतरनाक बन सकता है। इसीलिए अब जरा मैं सवालों को दिखाना चाहूंगा और आज आप उत्तर भी लिख पाएंगे इसमें। 2007 आईएएस का सवाल है, 1858 और 1909 के भारत सरकार अधिनियमों के प्रमुख अभिलक्षण क्या थे? मुझे लगता है अब आप लोगों को इस उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, मेंस का सवाल है ये। 1909 के सुधारों ने भारत के निर्वाचन तंत्र के प्रत्येक संशोधन पर एक मूलभूत समस्या और विवाद का आधार समाविष्ट कर दिया था। टिप्पणी कीजिए। 2003 आईएएस में आया हुआ सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति से सीखा गया एक सबक प्रतीत होता है। बड़ा खूबसूरत सवाल है लालो, बड़ा खूबसूरत सवाल है। जो मेरी कहानी को निरंतर कंटिन्यूअसली समझ रहे होंगे, मुझे लगता होगा कि उन्हें भी वैसा ही आनंद हो रहा होगा कि अब ऐसे सवालों के जवाब जो हम अभी तक समझ नहीं पा रहे थे, अब उन्हें उत्तर दिखने की कोशिश कर रहे होंगे वे लोग।
भारत संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति से सीखा गया एक सबक प्रतीत होता है। इसीलिए हमारे प्रस्तावना में हम भारत के लोग कहा, क्योंकि हम अपनी एकता, अपनी एकजुटता, अपने विभेदों को खत्म करके एक साथ खड़े होने की बात को सब प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो 1909 की सांप्रदायिकता, निर्वाचन सांप्रदायिकता से जो शुरुआत की गई थी, उसके खिलाफ हमारा ये बहुत बड़ा कदम है, जो स्पष्ट करता है कि हम एक हैं। शॉर्ट में अगर कहे लालो तो 1861 से लेकर 1909 तक एक निष्कर्ष निकलता है। विधायिका में भारतीयों की भागीदारी शुरू हुई, कार्यपालिका में भारतीयों की भागीदारी शुरू हुई 1909 में, प्रांतों को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी 1861 में, वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 में दिया गया था, न्यायालय में लंबित मामलों पर विधायिका में चर्चा नहीं हो पाएगी, और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी।